स्वागत है। साबरमती के किनारे से ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। गुजरात में ऐलाने रण हो चुका है। 1 और 5 दिसंबर को 2 चरण में मतदान होगा। पहले चरण में 89 सीटें और दूसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान होगा। नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं और इन दावों के बीच अब अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के लोगों से गुजराती में अपील की है और कहा है कि एक मौका अब की बार आम आदमी पार्टी को दें। आखिर अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से गुजरात में चुनावों का ऐलान हो गया है। सभी पार्टियां अलग अलग तरीके से अपनी बात रख रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने पहले ट्वीट किया था कि अब की बार बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी गुजरात में सरकार बनाएगी, लेकिन अब उन्होंने एक बयान जारी किया है गुजराती में, जिसमें वो गुजरात के लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि अब की बार आम आदमी पार्टी को एक मौका जरूर दें। इस तरह की बात वो गुजरात के लोगों से कहते हुए नजर आ रहे हैं। નમસ્કાર, કેમ છો? તમે મને તમારો ભાઈ માનો છો ને? આપના પરિવારનો હિસ્સો માનો છો ને? મને આટલો પ્રેમ કરવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. હું આપને વચન આપું છું કે તમારો ભાઈ બનીને તમારા પરિવારની જવાબદારી સંભાળીશ. તમને મોંઘવારીમાંથી મુક્તિ અપાવીશ. તમારી વીજળી ફ્રી કરી દઈશ. આપના બાળકો માટે શાનદાર સ્કૂલ બનાવડાવીશ. આપના પરિવારની સારવાર માટે શાનદાર હોસ્પિટલ બનાવડાવીશ. तो देखा आपने कैसे अरविंद केजरीवाल गुजराती में गुजरात के लोगों को अपील कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा बदलाव चुनाव की तारीखों के बाद है, क्योंकि अब से पहले अरविंद केजरीवाल आपने हिंदी में बोलते हुए सुनाई दिए होंगे, लेकिन अब शायद केजरीवाल को भी लगा कि अगर गुजराती जनमानस तक पहुंचना है तो उनसे गुजराती में संवाद करना होगा। और यही बात वो कहते नजर आए कि अगर आप मुझे अपना भाई मानते हो और गुजरात में स्कूलों की स्थिति को सुधारना चाहते हो तो आप आम आदमी पार्टी को वोट दे। इस तरह की बात वो गुजराती में गुजरात के लोगों से हुए करते नजर आ रहे थे। तो कुल मिलाकर गुजरात के रण की तारीखों का ऐलान होने के बाद अब बयान आने शुरू हो गए हैं। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी जीत के दावे कर रही है, तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कहा है कि डबल इंजन सरकार के लिए गुजरात तैयार है और एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में वापस आ रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से आज एक नकारात्मक ट्वीट के साथ बयान की शुरुआत हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है और उस पर कटाक्ष किया गया। हालांकि चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से कहा कि हमारे एक्शन बताएंगे, हम निष्पक्ष है नहीं, बयान कोई नहीं दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर गुजरात के रण के बिसात बिस चुकी है। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर लगातार जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, बीजेपी एक तरफ 25 साल से सत्ता में है, दूसरी तरफ दावेदार कांग्रेस जो हमेशा दूसरे नंबर पर रहती थी, लेकिन अब की बार कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी भी मैदान में ताल ठोक रही है। बीजेपी के लिए राहत की बात है या चिंता की बात कि आम आदमी पार्टी एक थर्ड फैक्टर इस अगर गुजरात चुनाव में खड़ा होता है? और पवन, इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात यह है कि गुजरात का चुनाव सिर्फ गुजरात का विधानसभा का चुनाव नहीं है, कम से कम बीजेपी के लिहाज से तो बिल्कुल वैसा नहीं है। आप देखें तो गुजरात का जो भी नतीजा आएगा, आप देश में कहीं भी चुनाव हो उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परफॉर्मेंस से सीधे सीधे जोड़ के प्रोजेक्ट किया जाता है, लेकिन गुजरात का चुनाव तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे बीजेपी का जो भी नतीजा रहा,
अगर उसमें गड़बड़ी होती है तो किस प्रकार से अपोजिशन या जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो सीधे सीधे ये दिखाएंगे कि नरेंद्र मोदी के अपने गृह राज्य में अगर ये हाल है तो इसका मतलब उनका करिश्मा कम हो रहा है। उस लिहाज से उसकी महत्ता बीजेपी के नेताओं में भी कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि कोई कोर कसर वो बाकी नहीं छोड़ना चाहेंगे। वो बात चुनाव के लिहाज से है। लेकिन आम आदमी पार्टी के हिसाब से अगर देखें तो सिर्फ गुजरात विधानसभा के चुनाव से अगर वहाँ पे ट्रायंगुलर फाइट होती है और कहीं भी ट्रायंगुलर फाइट होती है तो बीजेपी को फ़ायदा होता है। आम आदमी पार्टी ने अभी तक वही अच्छा किया है जहां वो कांग्रेस को हरा के आई है, बीजेपी को हरा के नहीं आई है। जैसे दिल्ली की आप बात कर लें, दिल्ली में उसने कांग्रेस के शीला दीक्षित की सरकार को हराया था। पंजाब की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कांग्रेस के अमरिंदर सिंह की सरकार को हराया। बीजेपी को कहीं हरा के आम आदमी पार्टी आ गई हो, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन बीजेपी के नेता जो बड़े रणनीतिकार हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते कि गुजरात में आम आदमी पार्टी को कुछ सीटें भी आएँ। कुछ नेताओं का तो ये तक कहना था कि वो ये भी नहीं चाहेंगे कि 4 से 5 सीट भी आम आदमी पार्टी को आए। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि बीजेपी नेताओं को ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी एक न्यूसेंस की तरह बिहेव करती है। जो एक पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वैसा इनका बिहेवियर नहीं रहता है, ऐसा बीजेपी के नेता आरोप लगाते हैं। और उस लिहाज से वो ये नहीं चाहेंगे कि वहाँ पे इनके कुछ विधायक हों और वहाँ पे फिर उस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो, स्पिट एंड रन वाली जो पॉलिटिक्स होती है उस प्रकार की स्थिति शुरू हो। ऐसा बीजेपी के नेता नहीं चाहेंगे। और उस लिहाज से चाहेगी कि आम आदमी पार्टी की गुजरात में एंट्री हो, उसको रोकने के लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे। वहीं आज दूसरी तरफ कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर वार किया। चुनाव आयोग की तरफ से जवाब भी आया। बावजूद इसके कांग्रेस अपने आरोप पर कायम है और कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने जानबूझकर तारीखों के ऐलान में देरी की। आखिर चुनाव आयोग और कांग्रेस के बीच वार और पलटवार कैसे हुआ, आपको दिखाते हैं। तारीख क्यों नहीं आ रही थी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और रोज प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं गुजरात में जाके यहाँ तक कि जो राजकीय शोक होना था मोरबी का, उस तक को टाल दिया गया कि पहले मोदी जी अपने सारे रिबन काट दें, नई नई वेशभूषा में दिन में 3 बार आएं, रिबन काटें और घोषणाएं करें और उसके बाद चुनाव की तिथि घोषित। तो ऐसे कभी होता है क्या? सर, वन ऑफ द एलिगेशंस इज कि पीएम का दौरा था गुजरात में, उसकी वजह से जो चुनाव की डेट है उनको पीछे खिसकाया गया। इस पर सर क्या प्रतिक्रिया? इसका आंसर मैंने मल्टीपल फैक्टर्स के केस में दे चुका हूं। कितने दिन बाकी हैं, कितने दिन पहले हम अभी भी कर रहे हैं। और ये भी संज्ञान में रखिए कि रिसेंटली एक दुखद घटना भी वहां घटी, उस वजह से भी थोड़ा हम लोगों को डिलेट हुआ। आज कल भी जैसे वहां स्टेट में स्टेट मॉर्निंग थी, तो इट्स ए मल्टीपल फैक्टर्स। तो कुल मिलाकर कांग्रेस आरोप तो लगा रही है, लेकिन चुनाव आयोग ने जो तार्किक जवाब दिया उसका जवाब कांग्रेस के पास नहीं है, क्योंकि इस मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल फरवरी 2023 तक है और ये चुनाव लगभग 100 दिन पहले ऐलान हुआ है। तो ऐसे में चुनाव आयोग के पास तारीखों के ऐलान करने का बहुत वक्त था। लेकिन शायद कांग्रेस इस तर्क और एक्शन के ऊपर बात नहीं करना चाहती और आरोपों तक सीमित रहना चाहती है। हालांकि मुकाबले से पहले रेफरी पर सवाल उठाना जरूर कांग्रेस को एक कमजोर स्थिति में दिखाता है। जहां कांग्रेस को आज अपनी जीत की बात करनी चाहिए थी, वो आज रेफरी पर सवाल उठाते हुए दिखाई थी। अगर पिछले कुछ चुनाव में देखें तो बीजेपी 1995 से लगातार यहां जीतती आई है। अधिकतम सीटें अभी तक बीजेपी को यहां 127 मिली, जो 2002 के चुनाव में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मिली। लेकिन सबसे कम सीटें पिछली बार 2017 में मिली, कुल 99 सीटें, यानी सैकड़े के नीचे रह गई बीजेपी। सरकार बनी, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि 2017 में पाटीदार आंदोलन एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन अब वो मुद्दा नहीं है। हार्दिक पटेल बीजेपी के साथ है और कांग्रेस जो उबाल 2017 में दिखा पाई थी उसको दिखाने की स्थिति में नहीं है। और इसीलिए कांग्रेस वाले दावा कर रहे हैं कि हम साइलेंट काम कर रहे हैं। देखना होगा कि कांग्रेस का साइलेंट काम कितना साइलेंट है। वहीं बीजेपी जीत को लेकर आश्वस्त जरूर है, लेकिन बीजेपी की चुनौती सिर्फ बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से आज टिकटों को लेकर गांधीनगर के कमलम ऑफिस में आत्ममंथन किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता अमित शाह कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और बीजेपी के गुजरात अध्यक्ष वहां मौजूद हैं और ये मंथन 3 दिन तक जारी रहेगा। निर्णय इस वक्त हमारे साथ है। निर्णय जी, कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी दूरदर्शी हैं, अपनी चुनावी रणनीतियां
पहले से तय कर लेते हैं। चुनाव में अब की बार कैंडिडेट तय करना कितना मुश्किल होगा, खासकर तब जब आप सत्ताधारी हों और टिकट के लिए दावेदार बहुत ज्यादा। देखिए पवन, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं। यहाँ पे बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो चुनाव खत्म होते ही, जैसे ये चुनाव खत्म होंगे तो चुनाव खत्म होते ही अगले चुनाव के मोड में आ जाती है। ये पार्टी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी जो है वो ऑन रहती है जिसके ज़रिए आप संगठन के लोगों को एक्टिव रखते हैं। संगठन के को मजबूत करने की एक कवायद जो है वो लगातार चलती रहती है। आपको मैं बताऊं कि ये नरेंद्र मोदी की प्लानिंग और अमित शाह की प्लानिंग का परिणाम है कि पार्टी ने आज से 4 महीने 5 महीने पहले ही अपने जितने भी बूथ हैं गुजरात में, उन बूथ को भी फ्रेगमेंट करके पेज समितियों का निर्माण कर लिया, पेज समितियों की संरचना कर ली। एक पेज पे मैं आपको बता दूं 100 कार्यकर्ता होते हैं एक पेज पे। उन 100 कार्यकर्ताओं को मैनेज करने के लिए भी उसका एक अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जो पार्टी इतने माइक्रो लेवल तक जा रही है तो उसके लिए चाहे फिर कितने ही ज़्यादा बड़ी संख्या में दावेदार हों सीटों के, या फिर तनातनी भी क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए वो चीज़ें मैनेज करना इसलिए मुश्किल नहीं होता है क्योंकि उसने अपना जो सपोर्ट सिस्टम है, उसने अपना जो एक कैंपेन का पूरा सिस्टम है, उसने अपना जो कार्यकर्ताओं में संयोजन का जो पूरा सिस्टम है वो पहले से मेंटेन कर रखा है। मैं आपको बता दूं कि अभी जो कांग्रेस प्रचार अब धीरे धीरे शुरू कर रही है, आम आदमी पार्टी का हम प्रचार देख रहे हैं पिछले 3 महीनों में, यहाँ बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल, वो वन डे वन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के जरिए गुजरात के तमाम 33 जिले 1 महीना पहले ही खत्म कर चुके हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।